बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक आज ख़त्म करते हैं। इसमें आगे दो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। पर्पस ऑफ स्टेजेस इन द सोर्सिंग प्रोसेस के पर्पस क्या है सोर्सिंग प्रोसेस का, और व्हाट वैल्यू विल ऐड। ये सोर्सिंग प्रोसेस जो है ये क्या वैल्यू ऐड करते हैं। तो इन तीनों दोनों टॉपिक में जो चीज़ें लिखी हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पिछली 5, 6, 8, 10 वीडियो जो हैं इस चैप्टर 2 के ऊपर, उनमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे भी एक साहब ने कमेंट्स में लिखा है कि आप वही चीज़ें बार बार बोलते हैं, रिपीट होती हैं, तो उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप मैट्रिक की कोई बुक देखें, कोई फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट की, इस्लामियात की ले लें, पाकिस्तान स्टडी की ले लें, तो उस बुक में जितना कुछ लिखा होता है बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो बुक सफिशेंट नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। यानी अगर आप मैट्रिक की बुक को पढ़ लेंगे तो आप उस पूरे सब्जेक्ट की जान जो है वो निचोड़ लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन फिर आप इंटर में जाते हैं, FSC, FA जो भी कर रहे हैं, तो वही सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे, चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ी फर्दर एक्सप्लेन होती हैं। फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी और, जो एक एक चैप्टर होता है वो एक एक बुक के ऊपर बन जाता है और थोड़ी एक्सप्लेन डिटेल में होती हैं, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं जो मैट्रिक वाली थी, वही इंटर में, वही BA में, ग्रेजुएशन में। फिर मास्टर में जाएंगे तो फिर से वही चीज़ें, फिर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रह जाएगा जी। अगर आप फिज़िक्स में गा रहे हैं तो फिज़िक्स ही होगा, लेकिन फिर आप एक ही टॉपिक के, एक ही यानी सब्जेक्ट के ऊपर कई बुक्स पढ़ रहे होंगे, यानी कि डिफरेंट 8-10 पेपर एक ही सब्जेक्ट के आपको देने पड़ेंगे और डिटेल में वही चीज़ें होंगी। डिटेल बढ़ती जाएगी लेकिन टॉपिक वही होंगे जो आपने मैट्रिक में देखेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी कि जी ये मैट्रिक में थी तो ये जो मास्टर में है ये बदल गई है या इसके अलावा है। फिर आप MPhil करेंगे, PhD करेंगे, इवन PhD पे जब जाएंगे तो उस पूरे सब्जेक्ट का सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा कि जी आपके थीसिस का ये पॉइंट है, आपने इस पॉइंट के ऊपर एक थीसिस लिखना है, रिसर्च करनी है। तो मकसद ये कि या तो मैट्रिक के बाद जितनी आगे आप जाते जाएंगे चीज़ें पहले फैलती जाएंगी, फिर वो सिकुड़ती जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो बेसिक जो आपने मैट्रिक में पढ़ी होंगी चीज़ें वही रहेंगी। तो सिमिलरली जो प्रोक्योरमेंट है, सप्लाई चेन है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही रहेगा जो कि हमने शुरू में देख लिया। जैसे कि जो प्रोक्योरमेंट का साइकिल है, इसमें हमने देख लिया कि 1 to 13 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 13 तक जो प्रोक्योरमेंट साइकिल के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शन इनसे होते हुए मुकम्मल होती है। और फिर हमने इसी प्रोक्योरमेंट साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि ये 3 बेसिक इस प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग के 3 पोर्शन हैं, जिसमें कंट्रैक्ट प्रिपरेशन है, फिर सप्लायर सिलेक्शन है, फिर उसकी एवेल्युएशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये सारी वीडियो, इससे पीछे जो वीडियो अवेलेबल हैं उनमें डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अब ये जो 3 हमने सोर्सिंग प्रोसेस देखे थे कि कंट्रैक्ट की प्रिपरेशन का एक पोर्शन है, एक जो है सप्लायर सिलेक्शन है, और तीसरा जो है वो एवेल्युएशन ऑफ कंट्रैक्ट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो इन तीनों पोर्शन को जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह से वैल्यू एडिशन करते हैं प्रोक्योरमेंट में, आज इसको आगे मैं देखूंगा। लेकिन जब मैं इनके ऊपर बोलूँगा तो ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन वही होगी जो पीछे बार बार बोली हुई है, क्योंकि जो टॉपिक है, जब आपको कोई क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में या पेपर के अंदर आप कुछ क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके पास डाटा वही होगा जो आप जानते हैं, जो आपके हाथ से एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ है, या जो आपने पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है या सुना हुआ है। डाटा चेंज नहीं होगा, आपका डाटा लिमिटेड वही होगा। सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो सकती है कि जैसे सोर्सिंग प्रोसेस, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 2 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सोर्सिंग प्रोसेस
का पर्पस क्या है, और नंबर 2 सोर्सिंग प्रोसेस किस तरह से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे डाटा वही है जो मैं पीछे बोल चुका हूँ। तो मकसद बताने का ये है कि अगर आप समझें कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वो जो बार बार रिपीट होती हैं वो किसी दूसरे क्वेश्चन के अगेंस्ट रिपीट होती हैं। मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे तो उसके पीछे डाटा वही रहेगा, लेकिन आपका बताने के स्टाइल में बस थोड़ा सा फ़र्क होगा कि पर्पस क्या है सोर्सिंग प्रोसेस का। उसमें भी वही 13 पॉइंट आते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल के, और किस तरह से ये वैल्यू ऐड करती हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल में जो सोर्सिंग प्रोसेस है, कैसे वैल्यू ऐड करते हैं। तो उसके लिए भी यही 13 पॉइंट फिर डिस्कस होंगे। तो जब यही बार बार साइकिल डिस्कस होना है तो इसका मतलब है कि, और उसमें वही चीज़ें हैं जो मैं बोल चुका हूँ, तो क्वेश्चन जो है उसकी मुनासबत से बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज इंफॉर्मेशन वही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करता, तो सिंपल सा बता देता हूँ कि जो पर्पस है, जो सोर्सिंग प्रोसेस, हमने 3 जो प्रोक्योरमेंट साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि ये 3 स्टेजेस हैं इस प्रोक्योरमेंट साइकिल की, इसके सोर्सिंग प्रोसेस की, और वो 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ कंट्रैक्ट, नंबर 2 सप्लायर सिलेक्शन, नंबर 3 एवैल्यूएशन ऑफ कंट्रैक्ट एंड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अब ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसका पर्पस ऑफ स्टेजेस इन द सोर्सिंग प्रोसेस, इसका पर्पस क्या है सोर्सिंग प्रोसेस में, तो उसको देख लेते हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग नीड्स, डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन। जो नीड्स वाला 1 पॉइंट है, ये नीड्स है फर्स्ट। तो टू इंश्योर द नीड्स इज एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट एंड इज क्लियरली डिफाइंड टू पोटेंशियल सप्लायर। जो पर्पस है नीड्स को डिफाइन करने का वो ये है कि जो एंड यूज़र को चाहिए और जो सप्लायर दे रहा है, क्या दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। अगर सप्लायर कुछ और दे रहा है और एंड यूज़र को कुछ और चाहिए, यानी आपका जो बंदा जो आप पीछे बैठा है फैक्ट्री में, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड कुछ और तरह की है, लेकिन आपका जो सप्लायर जिसको आपने सेलेक्ट किया है जो सप्लाई देगा, उसके पास कुछ और चीज़ है, दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब कि आप वो फजूल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ यूज़लेस है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, उसको एंड यूज़र को उसकी ज़रूरत ही नहीं। तो जो सोर्सिंग प्रोसेस है, जो नीड्स को डिफ़ाइन करने का मकसद है वो ये है कि आप वो इन्फॉर्मेशन जो एंड यूज़र के पास है, जो स्पेसिफिकेशन में उसने लिखी हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन जो सप्लायर के पास है, जो उसने अपनी कोटेशन में लिखी हुई है, उन दोनों को मैच कर लें। अगर वो 100% मैच होती है तो आप एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, या एंड यूज़र को जिसकी ज़रूरत है। तो ये इसका पर्पज़ है स्टेजेस का, कि हम सोर्सिंग प्रोसेस को क्यों, इसका पर्पज़ क्या है। नंबर 2 मार्केट, दूसरा पॉइंट मार्केट का है। ये हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं पीछे साइकिल में। तो मार्केट का पर्पज़ क्या है, मार्केट को क्यों हम सोर्स करते हैं। टू हेल्प ए बायर बिकम अवेयर ऑफ द करंट प्राइसेस एंड ट्रेंड एंड वेदर इट वुड बी प्रेफरेबल टू मेक और बाय। हम इसलिए मार्केट सोर्स करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कितने लोग हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले, उनकी क्या प्राइसेस हैं, और नंबर 2 क्या हमें ये बाय करना चाहिए या खुद इन हाउस इसको बिल्ड कर लेना चाहिए। तो आप जब भी मार्केट सोर्स करेंगे तो आपको वो मार्केट का एक आइडिया हो जाएगा, और उस आइडिया से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम इस मार्केट में सप्लायर टोटल कितने हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं, अगर हमने इनसे प्रोक्योर करना है। और अगर हमने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा और मार्केट में सप्लायर कम है, या हम इन हाउस इसको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली बना सकते हैं, तो आप इन हाउस उसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। तो ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने प्रोक्योरमेंट करनी है इस आइटम के लिए, गुड्स सर्विसेज के लिए, या फिर आपने खुद ही अपने इन हाउस इसको प्रोड्यूस करना है। तो जब भी आप मार्केट सोर्स करते हैं तो इसका मतलब कि आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको कीमतें पता चल जाती हैं, आपको सप्लायर सारे पता चल जाते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो वो आसान है, या इसको खुद बनवा लेते हैं तो वो आसान है। तो ये दूसरा पॉइंट है, और इसका पर्पस आपको बता दिया कि क्यों ये पॉइंट डिस्कस किया जाता है।
डेवलप ए स्ट्रेटजी एंड प्लान, ये तीसरा पॉइंट है, स्ट्रेटजी। नंबर 3, इसका मकसद है टू एवेलुएट द कंपटीशन एंड डिसाइड ऑन विच टाइप ऑफ सप्लायर टू अप्रोच। स्ट्रेटजी आप इसलिए बनाते हैं कि आपको एक बेहतर सप्लायर मिल सके, कि अगर बहुत सारे सप्लायर अवेलेबल हैं तो उनमें से कौन सा सप्लायर आपको बेहतर सर्व कर सकता है। जैसे कॉमनली यूजेबल जो आइटम्स होती हैं वहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट या तो फैक्ट्री के पास जाएंगे या डायरेक्ट फैक्ट्री का जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, उसके पास जाएंगे। अगर इम्पोर्टेड आइटम है तो आप इम्पोर्टर के पास जाएंगे या उसके ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएंगे, या अगर इम्पोर्ट नहीं हो रही तो आप उस कंपनी से पूछेंगे कि भी आप इस रीजन में आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कहीं पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट सोर्स के पास जाएंगे। आप किसी भी नीचे जो बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे उस प्रोडक्ट को लेके, उनके पास नहीं जाएंगे। तो आप ये स्ट्रेटजी में आएगा कि आपने किस तरह से प्लान करना है इसकी प्रोक्योरमेंट को, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। तो ऐसे ही आगे नंबर 4 है प्री प्रोक्योरमेंट। इसका पर्पज़ है टू रिव्यू डेमोग्राफिक एंड ट्रेंड एंड एवेलुएट द लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ द नीड्स। जब आप प्री प्रोक्योर करते हैं तो आपको एक ट्रायल हो जाता है, आपको उसमें जितने भी गुड्स बैड जो भी नज़र आना होता है वो समझ आ जाती है। आपको डेमोग्राफिकल सिचुएशन, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ की रिलीजियस सिचुएशन क्या है, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होंगे या जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो सब जब आप एक ट्रायल करेंगे छोटे लेवल पे तो उसमें समझ आ जाती है। तो प्री प्रोक्योरमेंट का जो मकसद है उसका पर्पज़ ये है। और डेवलप डॉक्यूमेंटेशन, इसका मतलब इसका जो पर्पज़ है डॉक्यूमेंटेशन करने का, टू सेट आउट द क्राइटेरिया ऑन विच एन ऑफर इज़ टू सबमिटेड अगेन, टू असेस विच सप्लायर मीट द बायर क्राइटेरिया प्रायर टू कंडक्ट फर्दर एवेलुएशन। डॉक्यूमेंटेशन पे आप इसलिए ज़ोर देते हैं क्योंकि आपको 2 किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, आपने जो नीड्स है उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क करना होता है एंड यूज़र के साथ मिलके, ताकि उसको वही चीज़ मिले जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रैक्ट के लिए होती है कि आपने जो सप्लायर सिलेक्शन करनी है उसके लिए होती है, कि उसके साथ आप क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिक्वायर्ड हैं आप उनको चेक करेंगे, और क्या चीज़ें आप कंट्रैक्ट में लिखेंगे जिससे अगर ये केस लिटिगेशन में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो फिर आपके एंड पे कम प्रॉब्लम हो और आप उसको जल्दी से विन कर सकें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में कंसीडर की जाती हैं ताकि आप एक प्रॉपर बेहतर डॉक्यूमेंट बना सकें जो इन प्रॉब्लम से बचा ले। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन करने का पर्पज़ ये है। सप्लायर सिलेक्शन, इसका पर्पज़ है टू एवेलुएट the shortlisted suppliers to ensure they fit with the buyer's organization and they can fulfill the needs। आप उन लोगों को सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होंगे। अगर आप एक ऐड देते हैं कि जी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फर्नीचर की ज़रूरत है, तो बहुत सारे फर्नीचर के सप्लायर आपके पास आ जाएंगे कि जी हम फर्नीचर सप्लाई करते हैं तो हमसे लें। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट को उनमें से कौन मैच कर रहा है, ये आप उन बहुत सारे जो जितने भी लोग आएंगे उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर सकता है जो हमें चाहिए। तो इस तरह की सिलेक्शन को सप्लायर सिलेक्शन कहते हैं, कि आप एग्जैक्टली जो आपको चाहिए उसके लिए कौन सप्लायर अवेलेबल है। इशू RFQ ITT, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करना या इंटरेस्ट टू टेंडर करना। अगर आप टेंडर में जा रहे हैं या कोटेशन कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए पर्पज़ इसका ये है कि टू गिव द सप्लायर द चांस टू प्रोवाइड एन ऑफर विद ए व्यू टू बीइंग अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर या कोटेशन इसलिए कलेक्ट की जाती हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इनकी प्राइसेस क्या हैं और ये किस रेट पे दे रहे हैं, और उनमें से आप जो जिसको सिलेक्ट करना चाहें अल्टीमेटली जो लोएस्ट पॉसिबल रेट होगा, लोअर साइड पे होगा,
तो उसमें हेल्पफुल होता है। तो इसलिए RFQ और ITT का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप एक फेयर कंपैरिजन कर सकें और फेयर डील कर सकें सप्लायर के साथ। बिड टेंडर कोटेशन एवेल्यूएशन, ये कंपैरिजन है कि जब भी आप कोटेशंस वगैरह कलेक्ट कर लेते हो तो इसका पर्पज़ लिखा हुआ है कि बिड टेंडर और कोटेशन का पर्पज़ क्या है, टू असेस द बेस्ट कॉस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी टू मीट द नीड। कोटेशन कंपैरिजन करने का मकसद ये होता है, टेंडर कंपैरिजन करने का, बिड्स कंपैरिजन करने का, ये सब एक ही वर्ड्स हैं, बिड, टेंडर, कोटेशन। और टू असेस द बेस्ट कॉस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी, कि आप इनमें से कौन सी कॉस्ट बेस्ट है। कॉस्ट बेस्ट कैसे होगी, ये बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि जब बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी को अप्लाई करेंगे कोटेशन के ऊपर तो उसमें जो कोटेशन फिट होती है उसको आप ऑर्डर करेंगे। तो इसका मकसद है कोटेशंस लेके कंपैरिजन करने का मकसद है कि आप बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी ढूंढ रहे हैं उन कोटेशन में से। तो जो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के जो फैक्टर्स हैं, जो जब उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिस कोटेशन पे वो बेस्ट फिट होंगे वो आप उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो बेस्ट वैल्यू के लिए आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। फिर नेक्स्ट नंबर 9 है कंट्रैक्ट अवार्ड, टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव द सप्लायर विजिबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। फाइनली कंट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है, यानी कि PO दे दिया जाता है, इसको कंट्रैक्ट भी कहते हैं, PO भी कह सकते हैं। तो कि ताकि जिस सप्लायर को आपने फ़ाइनल किया उसको विजिबली उसको क्लियर हो जाए कि ये ऑर्डर मुझे मिला है और नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर सप्लाई करनी है। तो इस PO इशू करने का मकसद है कि जिस सप्लायर को आपने सेलेक्ट किया उसके पास रिटर्न कुछ ऑर्डर हो, आपका रिटर्न इंफॉर्मेशन हो कि मैंने इसके ऊपर ये सप्लाई देनी है। वेयर हाउस लॉजिस्टिक एंड रिसीट, ये 10वां पॉइंट है। इसका मकसद ये होता है कि टू चेक गुड सर्विसेज आर एज रिक्वायर्ड। वेयर हाउस का मकसद है कि जो भी चीज़ें आपने ऑर्डर की थी जब वो आती हैं तो उनको चेक किया जाए क्या वो अकॉर्डिंगली हुई हैं जो डिमांड में थी और जो PO के अंदर थी और जो फिज़िकली रिसीव हो रही हैं। जब ये तीनों चीज़ें मैच करती हैं तो फिर ये वो एग्जैक्ट जो एंड यूज़र को रिक्वायर्ड था वो है कि जो एंड यूज़र ने स्पेसिफिकेशन दी थी, जो PO में डिटेल लिखी हुई है, स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और जो चीज़ें रिसीव हुई हैं, अगर वो तीनों मैच करती हैं तो ये वेयर हाउस लॉजिस्टिक और रिसीट का प्रोसेस है। और पर्पज़ इसका ये है कि तीनों को मैच किया जाए और इंश्योर किया जाए कि हम एक ट्रू प्रोक्योरमेंट, एग्जैक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं जो हमें चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रैक्ट एंड सप्लायर मैनेजमेंट, कंट्रैक्ट को एवेलुएट करना और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देखना। तो इसका मकसद है टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रनिंग ऑफ द कंट्रैक्ट, डेवलप रिलेशनशिप एंड मैनेज चेंजेस। आपने जो सप्लाईज हुई हैं उसको मॉनिटर करना है कि जो अकॉर्डिंग कंट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपने जो लिखा था क्या वो कुछ हुआ है। अगर वो कुछ हुआ है तो आगे सप्लायर से हमने किस तरह से रिलेशनशिप रखनी है या उसमें अगर कुछ चेंजेस करनी है तो उसको कैसे करना है। तो ये जो मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है कंट्रैक्ट की पहले, फिर सप्लायर से रिलेशनशिप है ताकि फ्यूचर की जो सप्लाईज हैं वो स्मूथ चलती रहें। तो इसका पर्पज़ ये है कि हम जो मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रैक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारी करंट सप्लाई जिस तरह से हुई हैं सप्लायर की तरफ से और जो फ्यूचर में हम चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बना सकें। लास्ट पॉइंट है एसेट मैनेजमेंट, एंड ऑफ लाइफ लेसन लर्न। एसेट मैनेजमेंट आपको ये बताती है कि आपने टोटल जो उसका होल लाइफ साइकिल था प्रोडक्ट का जो आपने प्रोक्योर की या सर्विसेज जो आपने प्रोक्योर की उससे आपने क्या लर्न किया, उसमें किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, कहाँ कहाँ पे कुछ बैड हैपनिंग हुई, कहाँ पे गुड हैपनिंग हुई, क्या लर्निंग हुई और इसका जो टोटल लाइफ है वो जब ख़त्म हो गई तो इसने फिर स्क्रैप में जाके उसकी जो एसेट मैनेजमेंट है कि इसको किस तरह से सोल्ड आउट करना है, कितनी लाइफ गुजारी है और कितनी जो कॉस्ट हमने स्टार्ट में कैलकुलेट की थी उसकी लाइफ साइकिल जो कैलकुलेट किया था क्या वो फुली हमने अचीव किया। तो ये उसकी फिर एसेट मैनेजमेंट है। तो इस तरह से ये पर्पज़ है कि जो हम सोर्सिंग प्रोसेस है उसका पर्पज़ क्या है और ये सोर्सिंग प्रोसेस बेस करते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल के ऊपर, प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल
कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जो लाइफ होती है वो किस तरह से गुजरती है उसके ऊपर। तो ये उसका पर्पस था। और इसी तरह से एक और इसी में लास्ट टॉपिक